वो मर जाता है। भीमा चलो, तुम भी अब निशाना लगाओ। भीमा बाण उठाता है और एक उड़ती चिड़िया पर निशाना साधता है, पर बाण चूक जाता है। भीमा, तुम्हें अभी भी अभ्यास की जरूरत है। आज के बाद हम रोज जंगल में अभ्यास के लिए आएंगे, जैसा आप कहें। हर रोज शिकारी भीमा को अभ्यास के लिए जंगल में लाता। अंत में भीमा अपने आप निशाना लगा सकता था और उसका निशाना चूकता नहीं था। वो शिकार करने की कला में अब माहिर हो चुका था। शाबाश भीमा, अब तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है और तुमने इस कला का हर पहलू सीख लिया है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है। केवल आप ही के कारण मैं इसे सीखने में कामयाब हो सका। अब मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि वहां जाकर मैं अपने पिता की मदद कर सकूं। यकीनन तुम जा सकते हो और अपने साथ ये धनुष और बाण ले जाओ, ये काम आएंगे। सबसे छोटा भाई हरिया एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक दर्जी से मिलता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरिया है और मैं आया हूँ ताकि मैं कोई व्यवसाय सीख सकूं। ठीक है, मुझे बताओ, क्या तुम दर्जी बनने के इच्छुक हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। बेशक, क्यों नहीं, मैं जरूर सीखना चाहूंगा। वो हरिया को सिखाता है जैसे सुई में धागा कैसे डालें, कैसे कोई सिलाई से पहले कपड़े को पकड़ें। अपने पूरे मन से दर्जी हरिया को सिलाई की कला सिखाता है। वो हरिया को सिखाता है इस काम की बारीकियां। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हरिया दर्जी का काम बखूबी सीखता गया। दर्जी हरिया की मेहनत और वफादारी से बहुत खुश था। जब हरिया जाने लगा तो दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो सुई और धागा, तुम इसे ऊन की तरह नरम रखो और लोहे की तरह मजबूत। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो और जब तुम कपड़ा सियोगे तो उसमें लगे जोड़ को कोई भी नहीं देख सकेगा। चारों भाई उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने 4 साल पहले मिलने का वादा किया था। वहां से वो मिलकर वापस घर गए। घर जाने पर वो अपने पिता को बताते हैं कि उनमें से हर एक ने क्या क्या सीखा। एक दिन वो अपने घर के सामने एक वृक्ष के नीचे अपने पिता के साथ बैठे थे जब उनके पिता ने कहा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी कला में कितने निपुण हो। जो तुमने सीखी है, वृक्ष के ऊपर एक घोंसला है, मुझे बताओ उसमें कितने अंडे हैं? 5, ठीक है। रमेश, अब तुम मेरे लिए वो अंडे उस पक्षी के नीचे से निकाल कर लाओ जो उनके ऊपर सेने के लिए बैठी है, पर पक्षी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। रमेश वृक्ष पर चढ़ा और पक्षी की नजरों से बचाकर वो अंडे चुरा लाया। वाह, शाबाश। किसान ने मेज के चारों कोनों पर वो अंडे रखे और अपने बेटे भीमा से कहा, चारों अंडों को एक साथ एक ही तीर से 2 भागों में काटो, पर अंडों के अंदर बैठे चूजे को आंच नहीं आनी चाहिए।
भीमा ने अपना तीर निकाला और एक ही तीर में उसने अंडों को 2 भागों में बांट दिया। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने बेटे हरिया से कहा, अब इन अंडों को वापस सिल दो और मुझे दिखाओ वो पक्षी इन अंडों में से अपने चूजे उत्पन्न कर सकती है। हरिया ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को सी दिया और फिर रमेश ने अंडों को वापस घोंसले में रख दिया। पक्षी को पता भी नहीं चला। बहुत खूब बच्चों, तुम सबने पूरी निष्ठा से 4 सालों में ये काम सीखे हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है, पर मुझे यकीन है कि जीवन तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए अच्छा फल देगा। कुछ दिनों के बाद ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक अग्नि राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। राजा ने ये घोषणा की, जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढेगा उसके साथ उसका विवाह किया जाएगा। मेरे बेटों, तुम्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। जाओ और राजकुमारी को अग्नि राक्षस से बचा कर लाओ। सभी चारों भाइयों ने अपनी तैयारियां की और राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़े। मैं देख सकता हूं कि राजकुमारी कहाँ है। अग्नि राक्षस ने उसे एक द्वीप पर समुद्र के बीचों बीच छिपाया है और वो बैठा है इसका पहरा देते हुए। फिर वो राजा के पास गए और उनसे एक नाव की मांग की ताकि वे उस द्वीप पर पहुंच सकें। राजा ने एक जहाज दिया अग्नि राक्षस पास ही सोया है और उसका सिर राजकुमारी की गोद में है।